हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट इन सीरीज, एक सीरीज में एलसीआर, एल का मतलब इंडक्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और रेजिस्टर जब सीरीज में रहेगा किसी सर्किट में, तो उसमें जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल और करंट का क्या रिलेशन होगा, आज यही सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो लास्ट इसको देखने से पहले मैं बोलूंगा कि लास्ट जो पिछला वीडियो है उसको जरूर देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बताया है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लो, कॉपी और पेन निकाल के। एसी, आज का हेडिंग है एसी थ्रो, ए डॉट सी लगा दो, कोई नहीं। एसी थ्रो थ्रो सीरीज सीरीज एल सी आर सर्किट। एलसीआर सर्किट मतलब इंडक्टर है, कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है। एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है जो कि सीरीज में है। तो हमारा जो टारगेट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक हम पहले ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा एक रेजिस्टर। ठीक है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। एक इंडक्टर है, ये रहा एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस है एल। एक कैपेसिटर है, ये रहा, जिसका कैपेसिटी है सी। कैपेसिटेंस, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। कैसे लगा दिया? सीरीज में लगा दिया। अभी सबको हमने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या किया हमने? वी हैव कनेक्टेड दिस टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। दिख रहा है? दिख रहा है ना? सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से जब कनेक्ट किया तो अब इसमें क्या है, देखो ये तीनों सीरीज में है ना, तो करंट का तो सब में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब में करंट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन सबका पोटेंशियल तो अलग होगा। इसमें पोटेंशियल कितना होता है, आई आर होता है। इसमें क्या होता है, माइनस एल डी आई डी टी होता है। इसमें क्या होता है, क्यू बाई सी होता है। ठीक है, तो हम जो है वो एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं करेंगे कि मैथमेटिकली हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो करेंगे वो थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, और फेजर डायग्राम का हेल्प लेके हम इस पूरे चीज को, इसके बीच में जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा वो हम निकाल के दिखाएंगे। सो दिस इज फेजर ट्रीटमेंट। ये जो होगा फेजर ट्रीटमेंट होगा। एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है वो सीबीएसई में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेंगे कभी अगर मौका मिलेगा तो। लेकिन जो मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम जो पढ़ेंगे वो है फेजर ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फेजर ट्रीटमेंट करेंगे। तो फेजर डायग्राम बनाना होगा। तो सपोज इसमें हम लिख देते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर। ये आर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, लिख देता हूं कि वी आर। क्या लिखा हमने, वी आर। ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस दिस रेजिस्टर। वो कितना होगा, आई नॉट टाइम्स आर। मैक्सिमम करंट आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस, यही तो होता है। याद करके देखो, लास्ट पिछले वीडियोस में हमने ऐसे यूज किया था ना, आई नॉट बाई आर को हमने क्या लिखा था, वी नॉट लिखा था। या वी नॉट बाई आर को हमने ऐसे लिखा था ना, वी नॉट बाई आर को हमने आई नॉट लिखा था। उसके बाद हमने और एक चीज लिखा था, वी नॉट बाई एक्स एल इज इक्वल टू, हमने लिखा था आई नॉट। और लिखा था वी नॉट बाई एक्स सी इज इक्वल टू आई नॉट। ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियोस में लिखी थी, वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। उसके बाद मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल। एल के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, लिख देता हूं वी एल। ठीक है, वी एल इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स एक्स एल। एक्स एल क्या है, उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मानते हैं ना, एक्स एल इज नथिंग बट ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाई एन इंडक्टर। तो एक्सएल को हम रेजिस्टेंस लिख लिया। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां से देखो, ये बोला हमने लास्ट टाइम ऐसे किया था ना। तो इसी तरह से मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी। क्या लिख सकते हैं, वी सी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी। लिखा जा सकता है, ये लिख दिया हमने। अब यहां पे एक चीज देखो ध्यान से, तो करंट तो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, तो मैं इस वाले को रब कर दूं, ये हमको नहीं चाहिए।
ये मुझे ये डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करता हूं, देखो यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर, ये हमारा AC है, लगा दिया, ठीक है। करंट सब में क्या होगा, तो सपोज ये हमने एक ये एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस फाई डैश, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश लिख दिया, ओके। करंट को हमने इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम एक्स एक्सिस की तरफ ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ ले लेते हैं, तो इधर कहीं करंट होगा, इधर कहीं करंट होगा, करंट जो है वो इधर है, एक्स एक्सिस की तरफ हमने ले लिया करंट। करंट का मैक्सिमम, हम फेजर डायग्राम का यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उसी को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो करंट का मैक्सिमम जो है वो इधर की तरफ है, वो है आई नॉट, ठीक है। एक्स की तरफ हमने क्या किया, करंट जो है उसको हमने क्या किया, एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया विथ दिस एरो, आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट करंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इस रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, मतलब सर्किट जब रेजिस्टेंस हो, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज साथ साथ चलता है, ठीक है ना, मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, सो वी कैन राइट दैट दिस इज द करंट, करंट ये तीनों में सेम होगा, ठीक है ना। तो करंट और वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टर का, रेजिस्टर में जो वोल्टेज है वो करंट के साथ ही रहेगा, तो रेजिस्टर में वोल्टेज कितना, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, VR, तो उसको हम इधर लिख देते हैं VR, ठीक है, VR ये लिख दिया। उसके बाद करंट और इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा उसके बीच में कितना, क्या रिलेशन है, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये हमने पढ़ा था, करंट लैग्स पीछे पीछे रहता है कितना, 90 डिग्री, मतलब क्या है कि वोल्टेज जो है वो करंट से आगे है 90 डिग्री, तो किधर रिप्रेजेंट करेंगे, इधर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये एंगल कितना है 90, तो इधर हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा VL क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L, और ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो करंट का क्या होगा, 90 डिग्री आगे रहेगा, क्योंकि करंट लैग्स वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। कैपेसिटर में क्या है कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, मतलब क्या है कि वोल्टेज लैग्स करंट, कितना लैग्स करंट, मतलब π/2, कितना पीछे, π/2, तो किधर रिप्रेजेंट करेंगे, इधर, क्योंकि ये पीछे रहेगा ना, तो हमें क्या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, तो ये आगे हो गया, ये आगे हो गया, VL क्या हो गया, करंट से आगे होगा, कितना आगे, 90 डिग्री, और VC इधर मैं लिख देता हूं VC, ये VC क्या है, कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज है, और वो किसके पीछे, करंट के पीछे पीछे रहेगा, 90 डिग्री पीछे पीछे। जब ये तीनों घूमेंगे तो कौन आगे, सबसे आगे कौन रहेगा, VL रहेगा, और ये रहेगा, उसके बाद कौन आएगा, VC आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो अब बस इतना अगर समझ में आ गया तो मैं इसको रब कर देता हूं और काम हो गया हमारा। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये क्या है कि ये एक वेक्टर हो गया, ये VR एक वेक्टर है, ठीक है, VL एक वेक्टर है, और VC एक वेक्टर है, ठीक है। अब मान लो कि सपोज इफ VL इज ग्रेटर देन VC, मान लो कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें वोल्टेज ज्यादा हो इसमें कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हम केस ले रहे हैं कि सपोज इंडक्टर जो है वो डोमिनेटेड है कैपेसिटर से ज्यादा, उसका मतलब सर्किट में इंडक्टर जो है वो डोमिनेटेड है, तो हमने लिखा कि VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL ये वाला VL है और ये VC है, अगर VL ग्रेटर देन VC है तो ये एक वेक्टर उधर की तरफ है, ये एक वेक्टर इधर की तरफ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, ऑब्वियसली बड़े वाले की तरफ होगा, तो उसको लिख देते हैं VL माइनस VC होगा। यही होता है ना कि एक वेक्टर इधर है A वेक्टर और एक वेक्टर इधर है B वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होता है, R इज इक्वल टू A माइनस B, कब, अगर इफ A इज ग्रेटर देन B, यही ना, और B माइनस A इफ B इज ग्रेटर देन A, यही तो सीखा था हमने। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने VL ग्रेटर देन VC लिखा है और VL के अपोजिट में VC है, तो VL और VC का क्या रिजल्टेंट कितना होगा, इतना होगा। तो ये जो VL माइनस VC है, ये क्या है, रिजल्टेंट है किसका VL और VC का रिजल्टेंट है इधर की तरफ, VR किधर है, इधर। तो अब ये VR एक वेक्टर हो गया और VL माइनस VC एक वेक्टर हो गया, दो वेक्टर मिले, पहले हमारे पास तीन वेक्टर थे, तो अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों वेक्टर का VL और VC का क्या कर दिया, हमने रिजल्टेंट निकाल लिया VL माइनस VC, और हमारे पास और एक वेक्टर बचा VR। अब हमारे पास दो वेक्टर बचा, और ये दोनों वेक्टर क्या है, दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस VR
and this VL minus VC will be what? Along this direction, and this is suppose V naught, और इसका नाम देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है, OA। और ये कितना एंगल बनाया है? सपोज करंट के साथ इसने फाई एंगल बनाया, करंट तो ये रहा ना, करंट के साथ इसने कितना एंगल बनाया? फाई। ये फाई एंगल जो है वो किसके साथ है? करंट के साथ। कौन बनाया? ये V नॉट बनाया। ये V नॉट क्या है? रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? VR, VL, VC। ध्यान से देखो तो ये तीनों का रिजल्टेंट है ना, तीनों का रिजल्टेंट है। हमने क्या किया? ये वाला वेक्टर लिया, ये वाला वेक्टर लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकाला, फिर ये वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, तो अल्टीमेटली ये जो V नॉट है ये क्या है? तीनों का रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ये जो अब यहां से ऐसे ज्वाइन करते हैं, अगर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या मिल रहा है हमको? क्या मिल रहा है हमको? ध्यान से देखो तो क्या मिला? यहां से V नॉट को क्या लिख सकते हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लिखें तो V नॉट मतलब यहां पे ऐसे लिख देना, OA इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका एक नाम दे देते, ये जो VR, इसको मैं थोड़ा सा रब करके थोड़ा अच्छा कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम ही मेन होता है, डायग्राम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमने I नॉट बना दिया, ये हमने VR बना दिया, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया B, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन गया। तो यू कैन राइट OA इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब देखो ये AB क्या है? AB क्या है? ये वाला साइड है ना, AB का मतलब तो ये, यहां से मैं थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूं, तो AB क्या है? ये का मतलब क्या है? ये ध्यान से देखो तो ये AB अगर है तो ये और ये सेम होगा ना, इक्वल होगा, तो मतलब AB को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? VL माइनस VC। तो लिख सकते हैं ना AB इज इक्वल टू VL माइनस VC होल स्क्वायर, प्लस OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? VR को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो VR का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से देखो, थोड़ा पहले हमने क्या लिखा था? VR को क्या लिखा था? इसको आगे कर देता हूं पहले, ठीक है। तो VR को क्या लिखा था? I नॉट R, उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये VL को क्या लिखा था? IXL, और इसको क्या लिखा था? I नॉट XC, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I नॉट सब में है, और स्क्वायर भी है, तो बाहर आ जाएगा, सो यू विल गेट I नॉट, और अंदर क्या रहेगा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। सो दिस OA इज व्हाट? ये OA को क्या लिखा हमने? V नॉट, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस V नॉट बाई I नॉट इज इक्वल टू नथिंग बट दिस रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये V नॉट बाई I नॉट क्या होता है? एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है ना। तो यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीडेंस कहते हैं। इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, डायग्राम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्या कहते हैं हम? इम्पीडेंस। दिस V नॉट बाई I नॉट इज नथिंग बट represented by Z, and that this Z is called impedance of the LCR circuit. Impedance means total effective, इसको मैं लिख दूंगा XL minus XC whole square. This is known as what? Is known as impedance. Known as impedance. Impedance means what? इम्पीडेंस का मतलब क्या है? इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो इसका डेफिनेशन है कि टोटल नेट इफेक्टिव, ऐसे लिख सकते, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन LCR सर्किट, ठीक है। इम्पीडेंस क्या है? नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन LCR सर्किट, ठीक है, याद रहेगा। सो ये हो गया हमारा
ट्रीटमेंट, हमने इस सर्किट का, एक एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा वो पता कर लिया। अभी हमने क्या देखा कि जो फाइनल जो वोल्टेज है वो करंट के साथ क्या है, देख लो डायग्राम में दिख रहा है ना कि जो वोल्टेज आया हमारा वो करंट के साथ क्या है, फाई आगे चल रहा है कि नहीं। करंट तो ये रहा, वोल्टेज इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है ना, फेजर डायग्राम के एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो कौन आगे है, वी नॉट आगे है। मतलब यहाँ पे दिस ट्रीटमेंट शोज दैट करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय एन एंगल व्हाट, फाई। अब ये फाई कितना होगा ये किसी को नहीं पता, ये फाई क्या वैल्यू क्या है ये किसी को नहीं पता। दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर यूज्ड। हमने जो कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर यूज किया है उसके वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि ये जो फाई होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हमें पता चल गया, इतना पता चल गया, देयरफॉर क्या पता चला कि वोल्टेज इज ahead of current by a phase angle of what, phase angle of phi। ठीक है, तो हम v को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट होता है, करंट को हमने ऐसे लिखा कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने करंट को लिखा। तो वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमने जो लिया है वो है कि ये जो इंडक्टर है वो डोमिनेटेड है, इंडक्टर इज डोमिनेटेड। अगर इंडक्टर डोमिनेटेड नहीं होता तो क्या ये फाई, ये वाला इधर आता, नहीं आता, ये इधर होता। ठीक है, तो बात बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, बट इतना समझ जाओ कि दिस इज फॉर इंडक्टर डोमिनेटेड। एक एलसीआर सर्किट में अगर इंडक्टर डोमिनेटेड है देन द वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट। कितना अहेड रहेगा, फाई एंगल अहेड रहेगा। ये फाई एंगल कितना होगा ये निकालते हैं। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि वोल्टेज जो है क्या है, करंट से आगे रहता है। इसी चीज को मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करके भी निकाला जा सकता है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, बट वो लेंदी है और वो जनरली पूछा नहीं जाता है। सो हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई है इसको हम लिख सकते हैं ना टेन फाई। ध्यान से देखो टेन फाई, इस ट्राइंगल में टेन फाई लिखे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या ए बी, बेस क्या है ओ बी। ये ए बी को क्या लिखा है हमने वी एल माइनस वी सी लिखा है, डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा है वी आर लिखा है। वी एल को क्या लिखा है आई नॉट एक्स एल लिखा है, और वी सी को क्या लिखा है आई नॉट एक्स सी लिखा है, डिवाइडेड बाय आई नॉट आर लिखा है। देखो आई नॉट सब कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, सो टेन फाई इज इक्वल टू दिस। अब यहां से देखो नोट लिखो, नोट यहां पे देखते हैं। नोट क्या है कि मान लो कि इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, जो हमने सर्किट बनाया है इसको रब कर दो, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ये नीचे। अब हमने बात किया कि अगर हमने ये बनाया है रेजिस्टर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और सबको क्या किया एक एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमको क्या मिला कि आई अगर इसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक है, ये हमको मिला। ये फाई का वैल्यू डिपेंड करेगा ये आर एल और सी पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अब अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, मतलब इसका ऑपोजिशन, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अगर सेम है, तब क्या होगा एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। सो टेन फाई इज इक्वल टू व्हाट, टेन फाई इज इक्वल टू जीरो। टेन फाई का जीरो का मतलब क्या है कि फाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई एंगल ही नहीं रहेगा। मतलब क्या है, कोई एंगल ही नहीं रहेगा। जब फाई जब जीरो हो जाएगा तो हमारा जो डायग्राम था, फेजर डायग्राम, फाइनल डायग्राम की बात करेंगे तो ये था वी नॉट और इसके बीच में ये वाला एंगल था फाई। ठीक है ना, और इधर था वी एल, इधर था वी सी और इधर था वी आर। ध्यान से देखो, तो फाई अगर जीरो हो जाता है तो मतलब क्या है, ये वी नॉट और इधर आई नॉट भी था ना, तो वी नॉट और आई नॉट क्या है सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब ये
ये एल और सी किसी काम का नहीं है सर्किट में अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाता है तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चलेगा, मतलब ये जो सर्किट रहेगा वो सर्किट अब एलसीआर सर्किट के जैसे है, तो एलसीआर सर्किट लेकिन काम किसके जैसा करेगा, एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस का ही काम रहेगा, बाकी इन दोनों का कोई काम ही नहीं है। ये जितना ये ऑपरेशन ऑफर कर रहा है इतना ये कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों का मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो करंट का क्या होगा, करंट एंड वोल्टेज विल रिमेन, तो लिख सकते हैं ना कि करंट एंड वोल्टेज will current and voltage will have no phase difference, ध्यान से देखो, नो फेज डिफरेंस, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। नंबर 2, अगर सोचते हैं कि इफ एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, मतलब अगर इसमें रेजिस्टेंस तो है, एक्स एल एक्स सी से ज्यादा हो जाता है, एक्सएल का मतलब है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, मतलब ये माइनस करने से ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब ये tan फाई जो है वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि फाई जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब हमेशा जो करंट क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है, फाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, करंट से हमेशा वोल्टेज आगे रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है वो करंट से हमेशा पॉजिटिव एंगल आगे रहेगा, मतलब आगे रहेगा। सो करंट इज, अब ऐसे लिख सकते हैं वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट, लिखा जा सकता है, ठीक है ना, करंट। लेकिन इसको मैं कर दूं, लेकिन ध्यान से देखो, ये लिखा है ना tan फाई, ये बहुत कंसेप्ट की बात है, यहाँ पे ये सब यूज जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सब यूज होता है। तो tan फाई, अब मान लो यहाँ पे अगर नंबर 3 मान लेते हैं कि इफ एक्स एल इज लेस देन एक्स सी, मतलब अब ये कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट हो गया, तो अगर एक्स एल एक्स सी से छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस करेंगे, जब छोटे से बड़े वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, मतलब ये फाई जो होगा, ये फाई जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू होगा। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि अभी इधर की तरफ है फाई, तो इधर की तरफ हो जाएगा, मतलब जो वोल्टेज होगा वो इधर की तरफ होगा, मतलब वोल्टेज जो है करंट से फाई एंगल पीछे चलेगा, मतलब करंट, यहां पे बोल सकते करंट है, या वोल्टेज ऐसे लिख सकते वोल्टेज लैग्स करंट। यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे चलने लगेगा, वोल्टेज लैग्स करंट, याद रहेगा। सो ये बेसिक बात है, एकदम बेसिक बात है, एकदम बहुत ध्यान से सुनना है, हर एक वर्ड को सुनना है, तो ये पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। एग्जाम ये पूछता है तो आराम से आदमी इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो अब चलते हैं, इसको नोट कर लो और एक न्यूमेरिकल करते हैं और आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, जिसमें आर है, सी है और एल है, ये तीनों के सीरीज में कनेक्टेड है, और एक ऐसी सोर्स है जिसका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 220 वोल्ट इसका क्या है, 220 वोल्ट क्या है, इसका आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें करंट क्या है, निकाल के दिखाओ, इसमें करंट कितना आएगा वो निकाल के दिखाओ, इस सर्किट में करंट क्या होगा, और करंट और इस वोल्टेज के बीच में जो फेज एंगल है वो निकाल के दिखाना है, फेज एंगल। तो एक एक करके करेंगे, जो कॉन्सेप्ट था उसी को यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में जो दिया होता है, क्या क्या दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 12 ओम, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये XC डायरेक्ट इसका, ये कैपेसिटेंस का XC मतलब इसका जो रिएक्टेंस है वो दे दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे दिया, XC इज इक्वल टू 14 ओम। अगर नहीं देता, जैसे XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/C ओमेगा होता है, तो कभी कभी C का वैल्यू दे देता है, तो वहां से हमको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे बेटर है कि यहाँ पे दे दिया है तो हम दे दिया है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। नहीं देता तो हमको निकालना पड़ता, फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद L का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी।
तो अगर एल दिया हुआ है तो हमें तो एक्स एल निकालना पड़ेगा। सो एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, या एल ओमेगा होता है। ओमेगा का मतलब क्या है, 2 पाई न्यू इंटू एल। 2 पाई इंटू न्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पे देखो 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। 50 इंटू एल का वैल्यू है 0.1, ठीक है 0.1। तो यहां सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.1 ये करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 इंटू 0.1 हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 6.28 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5840 4 कैरी 5 2 10 14 4 कैरी 1 5 6 31 तो 31.4 कितना हो रहा है 5 6 30 हाँ इतना मान लेते 31.4 2 डिजिट के बाद है, ठीक है ना। तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो 31.4 ये क्या होगा, ओम ही होगा। ऑब्वियसली एक्सेल क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। 31.4 को हम अप्रोक्सीमेटली 31 लिख देते हैं, तो सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसानी होगा। 31 ओम, ठीक है कि नहीं। 5840 का 0 कैरी 4 5 2 10 4 14 कैरी 1 5 6 30 31, ठीक है ना, ठीक है। अब ये एक्सेल निकल गया। अब हमें निकालना है, करंट निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट क्या निकलेगा, आरएमएस वैल्यू निकलेगा ना, आई आरएमएस निकलेगा, क्योंकि वी आरएमएस दिया हुआ है तो वी आरएमएस बाई √2 कर दोगे। क्या कर दोगे, वी आरएमएस बाई √2, बस हो जाएगा तुम्हारा, अंडा मिलेगा तुमको। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये उस मैंने जो बोला था ना कि ये जो वी नॉट इज, मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था कि ये जो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2 लिखते हैं, ठीक है ना। या आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई कुछ हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये सब फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा, ऐसे यहाँ से तो ओम्स लॉ का यूज कर लेते हैं, तो वी आर एम एस बाई क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, ये LCR सर्किट है। क्या है, एक LCR सर्किट है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, इंपीडेंस होगा Z। तो इंपीडेंस कहीं निकालना पड़ेगा, Z क्या होता है, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब ये देखो XC माइनस XL करो या XL माइनस XC करो, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू दिया हुआ है 12, ठीक है, प्लस यहाँ पे XL का वैल्यू कितना है 31 और XC का वैल्यू कितना दिया है 14, ठीक है। स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कर दो तो 144 कर देते हैं इसको। इम्प्लाई Z इक्वल टू √144 प्लस 31 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ सर जी माइनस करते रहो, थक गए भाई माइनस करते करते मैं तो। 31 को 11 से 4 7, ठीक है, और 2 से 1 1, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होगा, देखो ध्यान से 17 का स्क्वायर होगा। तो Z इक्वल टू √144 प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है पता नहीं मेरे को, मैं कुछ भी पता नहीं रहता है मुझे। 949 4 7 1 7 4 7 4 कितना होगा 11 1 7 7 और 1 1 1, तो 9 8 2 289, तो बोल लेते हैं 289, ठीक है। तो 289 प्लस 144 कर लो, तो 289 प्लस 144, 289 प्लस 144 का कितना हो जाएगा 9 4 13 3 8 4 12 13 का 3 कैरी 1 2 3 4 433 इतना हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 433, तो Z इक्वल टू क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 433। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 433 निकालो, दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 433 निकालो और सॉल्व करो, ट्राई करो ठीक है। कितना आ जाएगा 433 का अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 20 तो 400 होता है, 2400 होता है ना। तो इसका तरीका मैंने बताया होता है, इसको रब कर दो, देखो
इसको रब कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए उनको। जेड का वैल्यू मिल गया, जेड का वैल्यू मिल गया, हमको तो आरएमएस ही पता करना है ना, आरएमएस पता कर लेंगे कितना मिलेगा। वी आरएमएस कितना दिया हुआ था 220 डिवाइडेड बाई इसका 433 है, 433 का अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 20 का तो 40 होता है, तो 20 प्लस कितना आएगा 433 है, तो 33 डिवाइडेड बाई 40। ये ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। याद है कि ट्रिक बताया था कभी कभी ट्रिक बताया था, किसी भी अननोन स्क्वायर रूट, जैसे ये इसका स्क्वायर रूट पता करना है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट पता करना है तो क्या करते हैं, 7 है ना, इसका स्क्वायर रूट तो पता नहीं हमको, तो इसके अगल बगल का जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो 7 के सबसे पास कौन सा नंबर है, सबसे पास कौन सा नंबर है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना, 9 माइनस करने से कितना आएगा 2, लिखो 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, ठीक है, माइनस अब ये 2 को 2 रखो और यहाँ पे 3 को डबल करके लिख दो 6 1/3, तो 3 into 3 1, 3 into 3 9 minus 1 8/3 डिवाइड करो, दैट विल बी द आंसर। ठीक वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 20 लिख देता हूँ, मैं 20 लिख के काम चला लेता हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो 20 लिख के काम नहीं चला पाओगे, तो एक्चुअली में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो अभी इतना अगर कर लेते 20 तो ये 0 0 गया, तो ये 11 एम्पियर आ गया, ठीक है, 11 एम्पियर आ गया, IRMS आ गया। मैं इसको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं और कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा, सो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे तरीका ये है निकालने का। उसको निकाल के 11 एम्पियर हमको IRMS मिल गया, ये खत्म। तो करंट तो मिल गया सर्किट में। अब बोल रहा है कि फेज एंगल नंबर 2, फेज एंगल कैसे निकलेगा, tan phi करना पड़ेगा, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई क्या होता है R होता है। XL कितना है 31 लिया है हमने, माइनस XC कितना है 14 है, डिवाइडेड बाई R कितना है 12, R तो 12 है, हाँ, तो 31 माइनस C कितना करेगा 17 डिवाइडेड बाई 12, 17 डिवाइडेड बाई 12, 17 डिवाइडेड बाई 12 का तो हमको पता नहीं इसका एंगल, तो यही रहेगा tan phi। तो phi इज इक्वल टू क्या होगा, phi इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 17/12, क्योंकि हमको इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते विदाउट टेबल, हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। टेबल का इस्तेमाल, चार्ट का इस्तेमाल करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। डिवाइड करने के बाद एक डेसिमल आएगा, वहां से हम चार्ट का यूज करके निकाल सकते हैं, बट चार्ट तो हमको हमेशा नहीं मिलेगा ना, तो हम यहीं पे रख देंगे और दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल एकदम आसान है, न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स मतलब सिर्फ वैल्यूज, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए, बाकी कंसेप्ट अगर क्लियर है देन यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल वेरी इजीली, ठीक है। बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर टाइम लग जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे देगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर दे देगा, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पीडेंस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और बाकी सब ठीक है। थैंक यू।